सभी बच्चों को जय माता दी। बच्चों, ये आज नवरात्रि पर्व का अंतिम दिवस है। हमने नवरात्रि के प्रारंभ से ही आपको कक्षा का प्रारंभ जय माता दी से किया था। मैं आशा कर रहा हूं माँ की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और खूब पढ़ाई करें। बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष जो आपके तत्वों के वर्गीकरण का अध्याय था वो अपनी प्रगति की ओर था। बच्चों, उसमें हमें बहुत सी अवधारणाएं मिल चुकी थी। उन्हीं अवधारणाओं में सबसे प्रमुख अवधारणा अर्थात वर्गीकरण के महानायक मेंडलीफ द्वारा प्रस्तावित जो उनकी मूल या संशोधित आवर्त सारणी थी उसके दोषों को दूर करने के लिए, उसमें जो भी दोष थे उसके दोषों को दूर करने के लिए मोसले ने मेंडलीफ द्वारा वर्णित परमाणु भारों की अवधारणाओं में परिवर्तन किया और तत्वों के वर्गीकरण का मूल आधार परमाणु क्रमांक माना। क्या माना बच्चों? परमाणु क्रमांक। अच्छा, आपको एक बात और भी बता रहे हैं यहाँ पे, उपरोक्त टॉपिक संबंधित सभी नोट्स आपके वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। आप इन्हें क्रमशः लिख लें और याद भी कर लें। जो भी समस्याएं हों उन्हें मैसेज बॉक्स में अवश्य टाइप करें। तो मेंडलीफ द्वारा प्रस्तावित जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें बहुत सी कमियां थी। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के विभाजन का आधार परमाणु भार माना था। मोसले ने क्या किया? एक साइंटिस्ट थे मोसले। मोसले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो था, वर्गीकरण का आधार, उन्होंने कहा तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है बच्चों? तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होगा? परमाणु क्रमांक ना होकर, परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक होता है। अब उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया। किस क्रम में व्यवस्थित किया? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्व पुनः आ गए और वह इसी क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करते गए। उन्हें एक नई वर्गीकरण तालिका प्राप्त हो गई। उपरोक्त वर्गीकरण तालिका को बच्चों मोसले द्वारा प्राप्त आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्योंकि तत्वों के वर्गीकरण के महानायक मेंडलीफ का बहुत व्यापक प्रभाव था बच्चों उस समय तक, इसलिए इनके द्वारा प्रस्तावित आवर्त तालिका भी मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त तालिका के नाम से ही जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है बच्चों? मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। वैसे उसे प्रस्तुत किसने किया है? उसे मोसले ने प्रस्तुत किया है, लेकिन उस समय तक मेंडलीफ का वर्गीकरण पर, तत्वों के वर्गीकरण पर व्यापक असर था, अर्थात उन्हीं को महानायक माना जाता था। इसलिए इसका नाम मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी पड़ा। इसमें क्या था भाई? तत्वों के, इनके अनुसार क्या था? मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा? ये आवर्तीवाद की व्याख्या बच्चों न्यूलैंड ने की थी। आवर्ती का मतलब क्रमशः बढ़ते घटते हैं या एक समान होना। उन्होंने क्या कह दिया भाई? मोसले द्वारा प्रस्तावित आधुनिक आवर्त नियम में कहा गया तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के क्रम में मोसले ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को एक श्रेणी के रूप में क्रमबद्ध किया। उस समय लगभग 105 तत्व ज्ञात हो गए थे बच्चों। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक
काल में लगभग 105 तत्व ज्ञात हो गए थे। उन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया। उन्हें एक नई आवर्त तालिका प्राप्त हो गई। इस आवर्त तालिका को मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। ये क्या है तो पुनः बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी बच्चों? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। वैसे इसे प्रस्तावित मोसले ने किया था, लेकिन मेंडलीव का वर्गीकरण में प्रभाव के कारण इसे मेंडलीव के नाम से ही जाना जाता है। आइए आज आपके समक्ष इस मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर आया हूं। इसका वर्णन मैं कर रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से समझें। इसमें बहुत से तथ्य छुपे हुए हैं बच्चों। यह आवर्त सारणी जो कि आपको दिख रही है, मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी। एक तो इसके जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे और क्षैतिज पंक्तियां, अर्थात कितने भागों में विभाजित थी? दो भाग थे। नंबर पहला ऊर्ध्वाधर कॉलम। क्या बच्चों? पहला ऊर्ध्वाधर कॉलम। इन ऊर्ध्वाधर कॉलमों को उन्होंने वर्ग कहा। क्या कहा बच्चों? इन ऊर्ध्वाधर कॉलमों को उन्होंने वर्ग कहा। ऊर्ध्वाधर कॉलम जो थे वो वर्ग थे। इनका वर्ग क्रमांक 1 से लेके 7 तक एवं 8 व 0 वर्ग था। कितना था? यानी कुल मिला के 9 वर्ग हो गए थे। पिछली आवर्त सारणी में बच्चों अक्रिय गैसों की खोज न होने के कारण यहां 8 वर्ग लिखे थे। अब ये 9वां वर्ग भी आ गया था। एक कुल मिला के 9 वर्ग थे, 1 से 7 और 8वां और 0 वर्ग 9 वर्ग थे। जो पहले से 7 तक के वर्ग थे वो दो उपवर्गों ए व बी में विभाजित थे। क्या थे? ये बात पहले भी मालूम है हमें, पिछली आवर्त सारणी में भी ये बात हमने पढ़ी हुई है। ये दो उपवर्गों में विभाजित थे और प्रत्येक उपवर्ग के गुणों में क्या थी? गुणों में आवर्तता थी। क्या थी? गुणों में, प्रत्येक उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आवर्तता थी, अर्थात उनके गुणों में समानता या क्रमिकता थी। ये तो हम पहले से भी जानते थे बच्चों, ये बात पहले भी बताई गई है। मेंडलीव ने इस बात को बताया था, प्रत्येक उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आवर्तता थी। एक बात पहले हमने और भी बताई थी कि प्रत्येक वर्ग में बाएं से दाएं जाने, प्रत्येक वर्ग में का जो वर्ग क्रमांक है वह उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा था। अर्थात इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 7 थी। ये भी हम पहले जानते थे। और प्रत्येक वर्ग में हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3, 4 तक बढ़ती थी, फिर घटकर 3, 2 और 1 हो जाती थी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। ये बातें पहले जैसी ही थी, इसलिए इनकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अर्थात वर्ग में क्या हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले द्वारा प्रतिपादित थी, उसमें 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। इन 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग या समूह कहा गया। इनकी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से 7 तक थी। 8वां वर्ग और 0 वर्ग था। ठीक है ना? प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित था। प्रत्येक उपवर्ग के तत्वों में आवर्तता थी, अर्थात समानता या क्रमिकता पाई जाती थी। ये बात हम जानते थे। इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां थी। क्या थी बच्चों? क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी? 7। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। उन्हें आवर्त कहा गया। क्या कहा गया? इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहा गया। इन 7 क्षैतिज पंक्तियों में जो चौथा, 5वां और 6वें आवर्त की क्षैतिज पंक्ति थी
वो दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित भी थी बेटा। क्या थी? चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त की जो क्षैतिज पंक्तियां थी वो दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित थी, अर्थात कुल मिला के 10 श्रेणी हो गई इसकी। कितनी हुई बेटा? 10 श्रेणियां। इसमें आवर्तों में 10 श्रेणियां थी या 7 आवर्त थे, ऐसा भी कह सकते हैं हम। 7 आवर्त थे, या उपरोक्त आवर्त को अगर श्रेणियों से लाएं तो 10 श्रेणियां थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे में 2, पांचवें में 2, छठवें में 2, सातवां, कुल मिला के 10 श्रेणियां थी। पहले और दूसरे पहले आवर्त में बच्चों, जो पहला आवर्त था इसमें कुल मिला के 2 तत्व थे। ये तो रिपीट हुआ है बच्चों, इसको मैं बताऊंगा अभी। कुल 2 तत्व थे। पहला जो आवर्त था उसमें 2 तत्व थे, इसका नाम उन्होंने अति लघु आवर्त कहा। क्या कहा? अति लघु आवर्त कहा। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेकंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व थे, इसे उन्होंने लघु आवर्त कहा। क्या कहा बच्चों? लघु आवर्त कहा। चौथे व पांचवें आवर्त में दोनों सीरीजों को मिला के, पहली और दूसरी सीरीज को मिला के 18 तत्व थे। कितने थे बच्चों? चौथे आवर्त और पांचवें आवर्त में 18 तत्व थे, इन्हें उन्होंने दीर्घ आवर्त कहा। क्या कहा बच्चों? दीर्घ आवर्त कहा। और छठवें आवर्त में ये एक स्टार बना हुआ बच्चों, इसके बारे में बताते हैं। लेंथेनम के बाद के 14 तत्व नीचे आ गए थे, इसको मैं अभी व्याख्या कर रहा हूं। इन 14 तत्वों को मिलाते हुए कुल मिला के छठे आवर्त में 32 तत्व थे। कितने तत्व थे? 32। इसे अति दीर्घ आवर्त कहा। क्या कहा? अति दीर्घ आवर्त कहा। सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त था। इसमें उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको डाल दिया गया था। लगभग 118 में से 13 तत्व कम थे, यानी लगभग 13 कम कर देंगे तो 105 तत्व लगभग आ रहे थे। तो यानी 32 में से 13 कम कर देंगे ना, जो भी बचेगा 19 तत्व लगभग इसमें आ रहे थे बच्चों। तो इन आवर्तों क्रम से क्या कहा गया? पहले आवर्त को अति लघु, दूसरे तीसरे को लघु, चौथे पांचवें को दीर्घ और छठवें को अति दीर्घ आवर्त कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? अति दीर्घ आवर्त कहा गया। इस आवर्त सारणी में बहुत सी बातें और भी थी बच्चों। इसके क्या क्या व्यवहार थे, मैं इसको मिटा दूं फिर बता रहा हूं आपको। परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनाई गई इस आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं और भी थी बच्चों। सबसे पहले यह परमाणु क्रमांकों का क्रम हम देख लेते हैं। ये पहला परमाणु क्रमांक था और ये दूसरा था बच्चों। ये तीसरे से लेके 10 तक था, और यह 11 से लेके 18 था। 11 से लेके 18, ये 19 से लेके 28 तक था, और CU 29 था। और इसी क्रम में 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हो गया था ये। और यह 37 आ गया था, और 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये 46 तक पहुंच गया था। कहां तक बच्चों? 46। और इसी क्रम में 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 तक आ गया था ये, 54। और 55 से चालू होते हुए लेंथेनम को मिलाया गया बच्चों। ये नई बात आ गई थी। लेंथेनम के बाद के इस आवर्त सारणी में लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को उनके गुणों में परिवर्तन के आधार पर आवर्त सारणी के बाहर अलग स्थान पर रख दिया गया था। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? लेंथेनाइड परमाणु क्रमांक 57 के बाद के जो 14 तत्व थे इस आवर्त सारणी में, इस आधुनिक आवर्त सारणी में उन 14 तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर अलग स्थान पर रख दिया गया था, क्योंकि इनके गुण इनसे मैच नहीं कर रहे थे बच्चों। उपरोक्त जो 14 तत्व थे, चूंकि लेंथेनाइड के बाद निकले थे,
इसलिए इन तत्वों की जो श्रेणी थी उनका नाम लैंथेनाइड श्रेणी पड़ गया। क्या पड़ गया बच्चों? लैंथेनाइड श्रेणी। तत्वों की 14 तत्वों की यह सीरीज लैंथेनाइड श्रेणी कहलाई, क्योंकि यह तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिल रहे थे, इसलिए इस श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा गया। दुर्लभ मृदा तत्व, इस श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा गया। इसी क्रम में जब हम यहां आए तो परमाणु क्रमांक जैसे 87 था, ये 88, 89 के बाद के जो 14 तत्व थे उनके गुण भी उपरोक्त तत्वों से नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन 14 तत्वों को भी मुख्य आवर्त तालिका से बाहर निकालकर अलग स्थान दिया गया। एक्टिनम के बाद प्राप्त होने वाली वह 14 तत्वों की श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी कहलाई। क्या कहलाई बच्चों? एक्टिनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी कहलाई। ये 14 तत्व क्या कहलाए? एक्टिनाइड श्रेणी। अर्थात इसका एक और हमें उपयोग मिला था, इसका एक और विशेषता मिली थी कि इस आवर्त सारणी में लैंथेनम और एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर अलग स्थान पर रख दिया था। तो बच्चों इसका विवरण आपको समझ में आ रहा है ना? दो भाग थे, वर्ग और आवर्त। वर्गों को हमने बता दिया, आवर्तों को हमने बता दिया। इस आवर्त सारणी से मेंडलीव की जो मूल या संशोधित आवर्त सारणी थी उसके अधिकांश दोष दूर हो गए थे। बहुत से दोष बच्चों दूर हो गए थे। सबसे पहला क्या दोष दूर हुआ था? जब यह परमाणु क्रमांकों के क्रम में हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों? जब यह परमाणु क्रमांकों के क्रम में हो गई थी तो जो अधिक भार वाला तत्व जैसे कि NiCO था, CO Ni से पहले था, ये उनकी विसंगति थी कि CO अधिक भार वाला तत्व CO Ni से पहले था, ये उनकी विसंगति थी। अब इसमें CO को Ni के बाद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तत्व अपने परमाणु क्रमांकों के क्रम में थे। जब वहां परमाणु भार की अवधारणा थी पर इसका परमाणु भार इससे ज्यादा था, CO का Ni से ज्यादा था, अर्थात इसको इसके बाद आना चाहिए था। लेकिन यह तत्व अपने परमाणु क्रमांकों के क्रम में, इसका परमाणु क्रमांक 27 और इसका 28 होता है। क्योंकि यह तत्व अपने परमाणु क्रमांकों के क्रम में है और यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों को आधार मानकर बनाई गई है, इसलिए इन्हें अब अलग अलग स्थान पर रखने की आवश्यकता नहीं है। ये दोष दूर हो गया। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान बच्चों इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों की अवधारणा से अब समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक H1, H2 और H3 होता है, कार्बन का लिखें C12, C14 होता है। अब इनको अलग अलग स्थान पर नहीं रखना था, क्योंकि इन सबके परमाणु क्रमांक कैसे थे? परमाणु क्रमांक एक समान थे और यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनाई गई है। अर्थात इसकी एक ये भी विशेषता थी कि इसमें समस्थानिकों को पृथक स्थान देने की आवश्यकता हमें नहीं थी। क्यों नहीं थी बच्चों? क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं और यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों को आधार मानकर बनाई गई है, इसलिए अब इन्हें अलग स्थान पर रखने की आवश्यकता हमें नहीं थी। अगला आता है बच्चों, तीसरा आता है, इस आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस थी, कौन सी बच्चों? अक्रिय गैस का स्थान। मेंडलीव द्वारा मूल या संशोधित आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें एक अलग वर्ग में, शून्य वर्ग में आवर्त सारणी के अंत में रखा गया।
ये भी उसका दोष था, इस दोष का भी बच्चों निवारण हो गया। इसके अलावा जो दुर्लभ मृदा तत्व थे जिनको कहीं मेंशन नहीं किया जा रहा था, उनको भी मुख्य आवर्त सारणी से बाहर निचले इस भाग में रख दिया गया। अर्थात इसकी क्या क्या विशेषताएं थी बच्चों, इससे क्या क्या दोष दूर हो गए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के। पहला, अधिक भार वाले तत्व को कम भार वाले तत्व का जो दोष था वह दोष अब निराकरण हो गया था, क्योंकि यह तत्व अपने परमाणु क्रमांकों के क्रम में थे। समस्थानिकों का स्थान नहीं था क्योंकि उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न थे, लेकिन अब समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक समान थे। वह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। इस आवर्त सारणी में अक्रिय रसों को भी स्थान दिया गया, जो कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में नहीं दिया गया। आइए अब हम मोसले द्वारा प्रतिपादित इस आधुनिक आवर्त सारणी की सीमाएं या दोष जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। बच्चों, मोसले द्वारा प्रतिपादित यह आधुनिक सारणी वैसे तो तत्वों के वर्गीकरण में बहुत व्यापक भूमिका अदा कर रही थी, बहुत व्यापक रोल इसका था। इस आवर्त सारणी को महानायक मेंडलीव के नाम के आधार पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी भी कह रहे थे हम। फिर भी इस आवर्त सारणी में कुछ मूलभूत कमियां रह गई थी, जो कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में भी थी, वो भी कुछ कमियां रह गई थी, और कुछ अन्य कमियां भी इस आवर्त सारणी में रह गई थी। वो कमियां क्या क्या थी? सबसे पहले, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। क्या था बच्चों? हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। मोसले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु को गुणों के आधार पर फर्स्ट ए और सेवेंथ ए दोनों समूहों में रखा जाना उचित माना गया था, जो कि इस आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष था। यह इस आवर्त सारणी यह व्याख्या नहीं कर पाई थी कि हाइड्रोजन को निश्चित रूप से किस भाग में होना चाहिए, फर्स्ट ए में होना चाहिए कि सेकंड ए में होना चाहिए। नंबर 2, जो कि संशोधित आवर्त सारणी का दोष भी था कि जो असमान गुण वाले तत्व थे, असमान गुण वाले तत्वों जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी को एक साथ एक ही वर्ग में रख दिया गया। क्या किया गया बच्चों? जो असमान गुण वाले तत्व थे उन्हें एक साथ एक ही वर्ग में क्यों रखा गया? जबकि उन्होंने कहा था कि वर्ग के तत्वों के गुणों में समानताएं हो सकती हैं, क्रमिकताएं होती हैं, लेकिन फिर भी असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाना उचित नहीं था। इसी क्रम में कुछ समान गुण वाले तत्व भी थे, उन्हें पृथक पृथक रख दिया गया था। यही भी इस आवर्त सारणी का दोष था। नंबर 3, दुर्लभ मृदा तत्व। कौन कौन से बच्चों? लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को मुख्य आवर्त तालिका से, आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा गया? अर्थात जो इस आवर्त सारणी के निचले भाग में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां लैंथेनाइड व एक्टिनाइड थी, उन लैंथेनाइड व एक्टिनाइड को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर निचले भाग में क्यों रखा गया? इस बात को मोसले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी स्पष्ट नहीं कर पा रही थी बच्चों कि उन्हें बाहर क्यों रखा गया। नंबर 4 जो था, 8वें समूह
की स्थिति एवं इसमें तीन समूहों का एक साथ रखा जाना। इस आवर्त सारणी में यही भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि समूह 8वें समूह को कहां रखा जाए, किस स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार समूह क्रमांक संयोजकता बता रहा था। सामान्यतः तत्व एकाधी तत्व, कुछ एक तत्व ऐसे ही होते हैं जो 8 संयोजकता रखते हैं, अर्थात संयोजकता के क्रम के हिसाब से इसकी स्थिति निश्चित नहीं थी। इसके अलावा इसमें 3-3 समूहों को क्यों रख दिया गया, 3-3 समूहों को एक साथ क्यों रखा गया, इस बात को स्पष्ट रूप से मोस्ले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी वर्णन नहीं कर पा रही थी। अगला इसमें दोस्तों बच्चों, चूंकि इस आवर्त सारणी में सामान्यतः वर्ग क्रमांक तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा था, अर्थात सभी तत्व एक सामान्य संयोजकता प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन भविष्य में यह देखा गया या वर्तमान में यह देखा गया कि बहुत से तत्वों की संयोजकताएं परिवर्ती भी होती हैं, अर्थात वो दो और तीन संयोजकताएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस बात की व्याख्या इस आवर्त सारणी में नहीं थी, अर्थात क्या नहीं था, तत्वों की परिवर्ती संयोजकता की व्याख्या नहीं, तत्वों की परिवर्ती संयोजकता को इसमें नहीं बताया गया। यह नहीं बताया गया कि तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे तो वो कहां रहेंगे, किस क्रम में रहेंगे, इसको कोई जिक्र नहीं किया गया। छठवां इस आवर्त सारणी का सबसे महत्वपूर्ण दोष था बच्चों, क्योंकि जब हमने तत्वों को वर्गीकृत करना प्रारंभ किया था तो प्रारंभ से ही तत्वों को उनके सबसे प्रमुख गुण धात्विक और अधात्विक गुणों के आधार पर उन्हें विभाजन किया था, और इस गुण को मूल गुण भी माना था बच्चों। हमने तत्वों का बहुत मूल गुण होता है जिससे तत्व आसानी से विभाजित हो रहे थे। धात्विक और अधात्विक तत्वों के गुणों को व्याख्या नहीं की गई है बच्चों। इस आवर्त सारणी में हम यह नहीं जान सकते थे कि धात्विक तत्व कौन कौन से हैं और अधात्विक तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात इसमें धात्विक व अधात्विक तत्वों को पृथक नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया बच्चों, धात्विक तत्वों को अधात्विक तत्वों से पृथक नहीं किया गया। क्या क्या दोष होगा शॉर्ट में देखते हैं। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, फर्स्ट ए और सेवेंथ ए दोनों में आ रहा था बच्चों। असमान गुण वाले तत्व फर्स्ट ए फर्स्ट बी को एक साथ रखना अनुचित था। इसके अलावा दुर्लभ मृदा तत्व लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को मुख्य आवर्त सारणी से बाहर क्यों निकाल दिया गया, इस बात की कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। 8वें समूह की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि सामान्यतः बहुत कम तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता 8 होती है। इसमें 3-3 तत्वों के समूह को रखा जाना किस बात पर निर्भर कर रहा था, इस बात की व्याख्या यह नहीं कर पाया था। परिवर्ती संयोजकता वाले तत्वों के लिए कोई व्याख्या नहीं की गई थी, और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो दोष था इसका, उसमें धात्विक और अधात्विक तत्वों को पृथक पृथक स्थान अर्थात अलग अलग नहीं किया गया था, सब तत्वों को एक साथ मिलाकर आवर्त सारणी में रख दिया गया था। बच्चों वैसे तो मोस्ले द्वारा प्रतिपादित यह आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण में व्यापक भूमिका अदा कर रही थी, और सामान्यतः बहुत सालों तक इस आवर्त सारणी के द्वारा ही हम तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में उसी क्रम में एक और अन्य वैज्ञानिक बोहर, जो कि जहां हमें इलेक्ट्रॉन परेशान कर रहा था उस समय बच्चों, तो बोहर ने बहुत मदद की थी बच्चों की। बोहर ने अपना मॉडल दिया था, उस मॉडल में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अवधारणाएं बहुत सी थी, हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस जान के आ गए थे। बोहर ने यहां भी हमारी मदद की। बोहर ने क्या किया, बोहर ने मोस्ले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त नियम का संज्ञान लिया, और उन्होंने तत्वों को व्यवस्था करने का क्रम नहीं बदला, लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी
चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के संबंधित बहुत सी खोजें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जो तत्व हैं, तत्व के परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को भी निर्भर कर रहा था बच्चों। तो उन्होंने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भौतिक व रासायनिक गुणों में इस घनिष्ठता को देखते हुए तत्वों को परमाणु क्रमांकों के क्रम को साथ में लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के क्रम में भी व्यवस्थित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें एक नई आवर्त तालिका प्राप्त हो गई। इस नई आवर्त तालिका को बच्चों हम दीर्घाकार आवर्त तालिका, प्रवर्धित आवर्त तालिका या बोहर द्वारा प्रतिपादित आवर्त तालिका कहेंगे। वर्तमान में बच्चों यही आवर्त तालिका सर्वमान्य, और आज हम जो भी अवधारणाएं करते हैं या जो भी संज्ञान में जो भी बातें समझते हैं, वो इस बोहर द्वारा प्रतिपादित प्रवर्धित या दीर्घाकार आवर्त तालिका को संज्ञान में लेकर ही करते हैं। अगले कालांश में बोहर द्वारा प्रतिपादित इस दीर्घाकार आवर्त तालिका को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इससे संबंधित सभी तथ्यों को नोट कीजिए बच्चों, इसके नोट्स भी लिखिए। नवीन जानकारियों के लिए अगले कालांश में पुनः उपस्थित होंगे। क्योंकि नवरात्रि का आज अंतिम दिवस है, इसलिए आज पुनः एक साथ सभी बच्चों को जय माता दी।